Hello students, welcome to Shortcut. This is Shine sir. So we are continuing our topic figures of speech. In my first video related to figures of speech, we have already studied about 10 figures of speech. Today we will start from the 11th. So let's start without wasting any time. So our first figure of speech for today, that is the 11th one, is euphemism. Now what is this euphemism and how we can identify in a sentence that this figure of speech is used? So first of all we'll see what is this. Now when a harsh fact is spoken in a very mild way, यानी कि जब हम किसी एक कठोर चीज़ को, यानी कि एक ऐसा फैक्ट जो कि बहुत ही हार्श, बहुत ही कर्कश लगता है सुनने में, जब उसको एक माइल्ड वे में यानी कि एक लाइट वे में आसानी से उसको बोलें, उसको कहा जाता है यूफेमिज्म। अब इसके लिए सबसे बड़ी बात यह है कि हमें एग्जाम्पल जब प्रॉपर मिल जाता है तो उसके बाद हमारा ये डाउट है क्लियर हो जाता है कि किस प्रकार से सेंटेंस को आइडेंटिफाई करना है। हार्श फैक्ट मतलब जैसे इफ़ समबडी डाइज, तो हम लोग ये नहीं बोलते हैं कि भाई वो आदमी मर गया है, हम ये नहीं बोलते हैं कि उसकी मौत हो गई है। वी टॉक इट इन अ माइल्ड वे, हम क्या कहते हैं, वो नहीं रहा। नहीं रहा शब्द मतलब ही इज़ डेड, यानी कि उसकी मौत हो चुकी है। तो यहाँ पर जो हम एक तहजीब में रहकर अगर बात करें तो हम किस प्रकार से बात करते हैं, हार्श फैक्ट, मौत जो है, यानी कि हम कहेंगे अगर कि वो आदमी मर गया, तो मर गया शब्द जो है ये थोड़ा हार्श लगता है, सुनने वाले को लगेगा अरे बाप रे मर गया। और यही अगर हम इस प्रकार से बोलें कि भाई फलाना आदमी नहीं रहा, नहीं रहा मतलब दैट ही इज़ नो मोर, वो डेड हो चुका है, वो मर चुका है, तो बात तो दोनों की एक है लेकिन बोलने के तरीके में फ़र्क है। तो वैसे ही ऐसे हार्श फैक्ट को जब एक आसान तरीके से, एक लाइट वे में, इजी वे में, माइल्ड वे में बताया जाए, बोला जाए, तो उसको कहा जाता है, वहाँ पर कौन सा फिगर ऑफ स्पीच रहता है, यूफेमिज्म। जैसे कि आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं एग्जांपल, वन शॉर्ट स्लीप पास्ट वी वेक एटर्नली। अब यहाँ पर स्लीप वर्ड यूज़ किया गया है, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं डेथ के बारे में, लेकिन डेथ के लिए कहा जाता है ना, वो सदा के लिए सो गया है। यहाँ पर वर्ड यूज़ किया गया सो गया, यानी कि स्लीपिंग। तो यहाँ पर जो आप वर्ड देख रहे हैं स्लीप, वो हमें बताता है, वो हमें डिनोट करता है डेथ को। लेकिन डेथ एक अलग चीज़ है और स्लीप एक अलग चीज़ है। स्लीप वी ऑलवेज स्लीप, वी एवरीडे स्लीप, हम लोग रोज़ सोते हैं भी, लेकिन यहाँ पर स्लीप का मतलब है डेथ। तो इस कारण से जब किसी हार्श फैक्ट को एक माइल्ड वे में बोला जाए तो उस सेंटेंस के अंदर हमें यूफेमिज्म जो है वो फिगर ऑफ स्पीच रहता है। तो आपको जो मोस्टली इस क्वेश्चंस आने वाले हैं इससे रिलेटेड, दे विल बी ऑप्शनल, दैट इज़ उसमें आपके 4 ऑप्शंस दिए गए होंगे नीचे। उन चारों में से आपको ढूंढना है कि कौन सा फिगर ऑफ स्पीच उसके अंदर, सेंटेंस के अंदर दिया है। तो आपको वहाँ पर टिक करना है यूफेमिज्म इफ़ you find a harsh fact that is spoken in a mild way. So let's move forward to our 12th figure of speech, and you can see here on your screen the 12th one is antithesis. हमारा जो 12th figure of speech है वो क्या है, एंटीथीसिस। अब एंटीथीसिस जैसे कि आपको कुछ शब्द से आइडिया लग गया, एंटी मतलब होता है अपोजिट, तो एंटीथीसिस। अब इस फिगर ऑफ स्पीच के अंदर अपोजिट वर्ड्स का यूज़ किया जाता है। अब आप कहेंगे सर आपने फर्स्ट वीडियो में जब आपने ऑक्सीमोरन बताया था तो वहाँ भी आपने कहा था कि 2 ऑपोजिट वर्ड्स आर यूज्ड, और एंटीथेसिस में भी 2 ऑपोजिट वर्ड्स आर यूज्ड। सो हाउ वी कैन आइडेंटिफाई दैट वेदर इट इज़ एन एंटीथेसिस और एन ऑक्सीमोरन। तो इसकी आइडेंटिफिकेशन की बात की जाए तो आपको मैंने ऑक्सीमोरन में बताया था कि द अपोजिट्स आर रिटन टुगेदर। अपोजिट्स कैसे लिखे जाएंगे, टुगेदर, एक साथ लिखे जाएंगे, लेकिन अपोजिट्स जो थे ऑक्सीमोरन में वो साथ में, अपोजिट्स आर रिटन टुगेदर, एक साथ में लिखे जाते हैं। लेकिन एंटीथेसिस जो रहता है इसमें भी अपोजिट्स का यूज़ होता है, बट
these opposites are not written together. सेंटेंस में होने चाहिए, उनकी पोजीशन कहीं भी हो सकती है, बट दे कैन बी एनीवेयर इन द सेंटेंस, बट इट शुड बी अपोजिट, की अपोजिट होना चाहिए। तो आप यहाँ जो सेंटेंस देख रहे हैं, स्पीच इज सिल्वर बट साइलेंस इज गोल्ड। स्पीच सिल्वर है और साइलेंस गोल्ड है। तो यहाँ पर स्पीच और साइलेंस, स्पीच मतलब बोलना, साइलेंस मतलब शांति यानी कि नो स्पीकिंग। तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट्स हमें देखने को मिल रहे हैं। तो इस सेंटेंस के अंदर हमें एंटीथेसिस मिलेगा। कैसे? क्योंकि दोनों वर्ड्स हैं, अपोजिट्स हैं और दोनों सेंटेंस के अंदर लिखे गए। लेकिन अगर ये दोनों साथ में लिखे गए होते तो हमें लिखना पड़ता है इसमें ऑक्सीमोरॉन। So let's move on to our 13th figure of speech, that is climax. Now what is this climax? Ideas are arranged in an ascending order. अब यहाँ पर जो आइडियाज़ हैं, जो भी सेंटेंस के अंदर जिस बारे में भी बात की गई है, वो एक असेंडिंग ऑर्डर में जाएगा। कैसे जाएगा? इन एन असेंडिंग ऑर्डर। अब एग्जाम्पल से आपको एकदम चीज़ क्लियर हो जाएगी दैट हाउ वी कैन जज वेदर इट इज़ असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर। ये सेंटेंस है, कोई मैथमेटिक्स तो नहीं है कि हम असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर में नंबर्स को लिख रहे हैं। तो कैसे हम मैनेज करेंगे, कैसे हम फाइंड आउट करेंगे कि वेदर इट इज़ रिटन इन असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। तो जैसे कि आप एक एग्जाम्पल आपके स्क्रीन पे देख रहे हैं, नो डायबिटीज़, नो ब्लड प्रेशर, नो हार्ट अटैक। तो यहाँ पर आपको जो हम बात कर रहे हैं बीमारी के बारे में, तो सबसे पहले डायबिटीज़ होती है, फिर डायबिटीज़ वाले को ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो जाती है और ब्लड प्रेशर वाले को फिर हार्ट अटैक की समस्या हो सकती है। यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर नहीं है, असेंडिंग ऑर्डर। यानी कि डायबिटीज़ इट इज़ द स्टार्टिंग, उसके बाद एक हायर लेवल की बीमारी दैट इज़ ब्लड प्रेशर, उसके बाद एक और हायर लेवल की बीमारी दैट इज़ हार्ट अटैक। तो ये तीनों जो बीमारियां हैं, इन तीनों को लिखा गया किस प्रकार से? इन एन असेंडिंग ऑर्डर। तो ऐसे केसेस के अंदर जब बात की जाए ऐसी चीज़ों के बारे में, तो वहाँ पर हम बोल सकते हैं कि क्या है, कौन सा फिगर्स ऑफ स्पीच है, कौन सा, वहाँ पर हमें लिखना है क्लाइमैक्स। जैसे कि एक और एग्जांपल मैं आपको ओरली बताता हूँ यहाँ पर, आई केम, आई सॉ, आई कॉन्कर्ड। आई केम पहले आए, आई सॉ आने के बाद देखा, देन आई कॉन्कर्ड फिर मैंने जीत लिया। यानी कि पहले मैं आया, फिर मैंने देखा और फिर मैंने जीत लिया। अब ऐसा इसको नहीं लिख सकते ना, मैंने पहले जीता, फिर मैं आया और फिर मैंने देखा, तो ये गलत हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर क्लाइमैक्स आइडेंटिफाई करके उसको लिख सकते हैं। आर 14th फिगर ऑफ स्पीच इज एंटी क्लाइमैक्स। जैसे हमने भी क्लाइमैक्स के बारे में पढ़ा, तो क्लाइमैक्स में क्या बताया गया था? असेंडिंग ऑर्डर में आइडियाज़ को अरेंज किया जाता है। वैसे ही एंटी क्लाइमैक्स मतलब उसका अपोजिट। तो उसके अपोजिट में क्या होगा? असेंडिंग ऑर्डर का अपोजिट होता है डिसेंडिंग ऑर्डर। तो इसके अंदर जो आइडियाज़ हैं उनको असेंडिंग ऑर्डर की जगह उल्टा यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया जाता है। अब ये आपको अनुमान लगाना है कि जो बात की जा रही है वो असेंडिंग है या डिसेंडिंग है। तो उस चीज़ का तो थोड़ा आपको ज्ञान होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए। अब इसके लिए एग्जाम्पल की बात की जाए, किंग्स, प्रिंसेस एंड कंट्रीमैन लैंड मी द ईयर्स। अब यहाँ पर बात की जा रही, देखिए आप हाईलाइट किए गए हैं सब वर्ड्स ग्रीन में। किंग्स मतलब सबसे ऊंचे होते हैं किंग्स, किंग्स के बाद आते हैं प्रिंसेस जो उनके नीचे रहते हैं यानी कि राजा, फिर राजकुमार एंड देन द कंट्रीमैन यानी कि आम नागरिक। तो यानी कि कौन सा ऑर्डर हुआ? डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी कि सबसे बड़ी पोस्ट, फिर उससे छोटी पोस्ट और फिर उससे छोटी पोस्ट। अब इसका एक और एग्जांपल हम जैसे बात कर सकते हैं, शी किल्ड द किंग्स, प्रिंसेस, नाइट्स, वॉरियर्स। अब यहाँ पर सबसे पहले किंग्स आ गए, फिर प्रिंसेस, फिर नाइट्स, फिर वॉरियर्स। यानी कि कौन सा ऑर्डर है ये डिसेंडिंग ऑर्डर में हमने इसको लिख दिया है। तो यहाँ पर हमें जो फिगर ऑफ स्पीच देखने को मिलेगा वो है एंटी क्लाइमैक्स। तो वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, एंटी क्लाइमैक्स यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा। तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच की तरफ, एंड व्हाट इज़ दैट? अब यहाँ पर आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं हमारा अगला फिगर ऑफ स्पीच दैट इज़ सेनेक्डो। सेनेक्डो में क्या रहता है, हम इसको कैसे पहचानेंगे? नाउ हियर a part is used to designate the whole and whole is used to designate a part। अब ये क्या हुआ सर? ये कुछ समझ नहीं आया अभी तक कि क्या whole क्या part, we don't understand anything। तो it's very simple, यानी कि
पूरे ग्रुप को दर्शाने के लिए कभी कभी एक वर्ड का यूज़ किया जाता है, यानी कि सेंटेंस के अंदर जो एक वर्ड यूज़ किया गया है वो पूरे पार्ट यानी कंप्लीट बड़े ग्रुप के लिए यूज़ किया गया है, यानी कि बड़े ग्रुप को दर्शाने के लिए सिर्फ एक शब्द का यूज़ किया गया है। और वहीं कभी कभी एक वर्ड को दर्शाने के लिए बहुत बड़े वर्ड का यूज़ किया जाए, यानी बड़े ग्रुप का यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल इसका लेंगे हम तो होपफुली सब क्लियर हो जाएगा। अब जैसे कि आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं एग्जाम्पल, ही हैज़ मैनी माउथ्स टू फीड। अब यहाँ पर माउथ्स वर्ड जो है, माउथ का मतलब होता है मुंह। एक सेंटेंस में माउथ्स का यूज़ किया गया है बिकॉज सेंटेंस हमें बताता है कि ही हैज़ मैनी माउथ्स टू फीड, यानी कि ये व्यक्ति जो कमा रहा है इसकी कमाई से खाने वाले लोग काफ़ी सारे। माउथ्स टू फीड का मतलब खाने वाले काफ़ी लोग हैं, खाने वाले मतलब इसके परिवार में काफ़ी लोग हैं, यानी कि ये बंदा जो कमाता है इसकी कमाई से काफ़ी लोगों को खाना मिलता है, घर के 5, 7, 10 या जितने भी लोग हैं। ही हैज़ मैनी माउथ्स टू फीड। यहाँ पर फैमिली मेम्बर्स, भले वो 5, 6, 7, 8 भी हो सकते हैं, फैमिली मेम्बर्स यानी कि ग्रुप ऑफ पीपल, उनके लिए यूज़ किया गया है एक वर्ड, दैट इज माउथ्स। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं पार्ट फॉर अ होल, यानी कि होल कंप्लीट पूरी फैमिली के लिए वर्ड यूज़ किया गया माउथ्स। पार्ट फॉर अ होल, पूरे के लिए एक वर्ड यूज़ किया गया। तो माउथ वर्ड जो है हमें बता रहा है पूरी फैमिली के बारे में। तो ये जो है पार्ट यूज़ किया गया है होल के लिए, तो इसमें हम सेनेग्डो लिख सकते हैं। अब दूसरा एग्जाम्पल एक और, अब देखिए नीचे, इंडिया हैज़ वन द मैच। इंडिया हैज़ वन द मैच। अब आप देखिए इंडिया एक पूरे देश का नाम है। इंडिया में 135-36 करोड़ लोग रहते हैं, लेकिन फिर भी हमारी क्रिकेट टीम जीत जाती है, जेंट्स क्रिकेट टीम, तो हम बोलते हैं इंडिया हैज़ वन द मैच। हमारी विमेन क्रिकेट टीम जीत जाती है तो भी हम बोलते हैं इंडिया हैज़ वन द मैच। हमारी हॉकी टीम जीतती है तो भी इंडिया हैज़ वन द मैच। वुमेंस हॉकी तो भी इंडिया हैज़ वन द मैच। हमारी अगर बॉक्सिंग मैच चल रहा है कहीं और इंडियन कोई प्लेयर खेल रहा है तो भी हम बोलते हैं कि इंडिया हैज़ वन द गोल्ड मेडल। अब भाई हम हर एक चीज़ के लिए, यानी कि एक आदमी के जीतने पे या एक ग्रुप के जीतने पे, एक टीम के जीतने पे हम पूरे देश का नाम लगा देते हैं, यानी कि इंडिया हैज़ वन द मैच, यानी कि होल फॉर अ पार्ट, एक पार्ट के लिए, यानी कि यहाँ पर एक टीम जीती है लेकिन उसके लिए हम होल यानी कि कंप्लीट कंट्री का नाम वहाँ डाल देते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि इसकी जो डेफिनेशन इसकी जो मैंने आपको बताई, सेनेक्डो, अ पार्ट इज यूज टू डेजिग्नेट द होल एंड द होल इज यूज टू डेजिग्नेट अ पार्ट। तो यहाँ पर पूरे एक पार्ट को दर्शाने के लिए होल का यूज़ किया जा सकता है, या फिर होल कंप्लीट को दर्शाने के लिए एक पार्ट का भी यूज़ किया जा सकता है। ही हैज़ मैनी माउथ्स टू फीड, माउथ मतलब बहुत सारे लोग हैं, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल, तो यानी कि पार्ट फॉर अ होल, कंप्लीट के लिए एक वर्ड यूज़ किया गया माउथ। इंडिया हैज़ वन द मैच। अब मैच तो सिर्फ कोई एक पर्टिकुलर टीम ने, एक व्यक्ति ने जीता होगा, दो लोगों की अगर डबल्स गेम था तो दो लोग खेले होंगे टेनिस में, या सिंगल्स गेम होगा तो एक बंदा खेला होगा, लेकिन इंडिया हैज़ वन द मैच बोला जाता है क्योंकि एक को दर्शाने के लिए पूरा होल का यूज़ किया जाता है, पार्ट का यूज़ किया जाता है। तो चलिए अब चलते हैं हमारे अगले फिगर ऑफ स्पीच पे। ये है हमारा लिटोटिस। अब ये क्या बला है भाई? नाउ इन लिटोटिस नेगेशन इज यूज टू कन्वे अ पॉजिटिव मीनिंग, यानी कि पॉजिटिव मीनिंग बताने के लिए, यानी कि सेंटेंस के अंदर पॉजिटिविटी बताने के लिए नेगेटिव वर्ड का यूज़ किया जाता है। नेगेटिव वर्ड कौन से होते हैं? नो, नॉट, नेवर एट्सेट्रा। ऐसे शब्द जैसे नो है, नॉट है, नेवर है, ये शब्द हमको बताते हैं ना के बारे में, नो। तो नेगेटिविटी बताई जाती है उस सेंटेंस के अंदर टू शो अ पॉजिटिव मीनिंग, यानी कि सेंटेंस के अंदर वर्ड का यूज़ होगा नो, नॉट, नेवर का, यानी कि ना शब्द का यूज़ होगा, लेकिन उसका तात्पर्य, सेंटेंस का मीनिंग जो होगा वो पॉजिटिव होगा। एग्जाम्पल इज इन फ्रंट ऑफ यू ऑन स्क्रीन, द मैन इज नो फूल, द मैन इज नो फूल। अब यहाँ पर ये भी तो कहा जाता था ना, जा सकता था, द मैन इज़ वेरी इंटेलिजेंट, ही इज़ वेरी स्मार्ट, द मैन इज़ वेरी स्मार्ट बोल सकते हैं, फूल का ऑपोजिट स्मार्ट ले सकते हैं, इंटेलिजेंट ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा गया है? द मैन इज़ नो फूल, यानी कि नेगेशन का यूज़ करके उसकी पॉजिटिव क्वालिटी बताई गई है कि अगर हम देखिए नो फूल वर्ड को हम इन दो शब्दों को हम रिप्लेस कर दें, द मैन इज़ स्मार्ट, तो यही तो मीनिंग है सेंटेंस का, द मैन इज़ स्मार्ट, या हम बोल दें द मैन इज़ नो फूल, बात तो एक ही हुई कि आदमी पागल नहीं है। द मैन इज़ नो फूल, आदमी पागल नहीं है,
या फिर हम वर्ड यूज़ करें द मैन इज स्मार्ट, तो दोनों का मतलब एक ही है। लेकिन लिटोटिस में क्या होता है, पोएटिक इफेक्ट के लिए जैसे नेगेशन का यूज़ किया जाता है टू कन्वे अ पॉजिटिव मीनिंग, जैसे कि यहाँ पर आपके सामने आप देख रहे हैं। अब चलते हैं हमारे अगले 17th फिगर ऑफ स्पीच के ऊपर। इट इज़ tautology. Now what is tautology? Two or more same meaning words are used in a single sentence to create a poetic effect. अब कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि एक ही सेंटेंस के अंदर दो या दो से ज़्यादा सिमिलर मीनिंग वाले वर्ड्स, और वी कॉल देम सिनोनिम्स ऑल्सो, कि एक ही सेंटेंस के अंदर ऐसे शब्दों का उपयोग करना, दो या दो से ज़्यादा शब्दों का उपयोग करना जिनका मतलब सेम रहता है। अब जब सेंटेंस के अंदर जब मतलब ही सेम है तो वो एक वर्ड से भी वही मीनिंग कन्वे हो सकता है और दो से भी, तो दो से ज़्यादा या दो यूज़ करने का मीनिंग नहीं, लेकिन फिर भी टू क्रिएट अ पोएटिक इफेक्ट, कविताओं के अंदर पोएटिक इफेक्ट देने के लिए, उसको और अट्रैक्टिव बनाने के लिए, टू ग्रास्प रीडर्स अटेंशन, पोएट्स क्या करते हैं, वो एक ही सेंटेंस के अंदर दो या दो से ज़्यादा सेम मीनिंग वाले वर्ड्स का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल इज ऑन स्क्रीन, द बटरफ्लाई इज मोशनलेस एंड स्टिल। बटरफ्लाई इज मोशनलेस एंड स्टिल। आप देखेंगे दैट आई हैव ऑलरेडी हाईलाइटेड द वर्ड मोशनलेस एंड स्टिल। अब इसका मतलब आपको पता, मोशनलेस मतलब जो मोशन नहीं कर रही है, जो मूवमेंट नहीं कर रही है। स्टिल मीन्स दैट इज ऑल्सो द सेम, कि वो रुकी हुई है, इट इज स्टिल। तो दोनों शब्दों का मतलब एक ही है, मोशनलेस एंड स्टिल, लेकिन कवि ने पोएटिक इफेक्ट के लिए एक ही सेंटेंस के अंदर दोनों सिमिलर मीनिंग वाले वर्ड्स का यूज़ किया है। सो हियर इफ इट इज आस्क्ड दैट व्हाट काइंड ऑफ फिगर ऑफ स्पीच इज देयर इन दिस सेंटेंस, इट्स क्लियर फ्रॉम द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस that is motionless and still words are given, those have the same meaning, similar meaning, so we can, without wasting our time, we can put the tick mark on tautology option. Now coming to our last figure of speech of today's video, anastrophe. Now what is anastrophe? Inversion of words for poetic effect. अब जानते हैं कि जो कविता है उसके अंदर जो सेंटेंसेस दिए गए हैं, उस सेंटेंस के अंदर अगर हम वर्ड्स की पोजीशन चेंज कर दें, यानी कि जो वर्ड लास्ट में आने वाला है, यानी कि ग्रामेटिकली अगर हम देखें तो सेंटेंस के अंदर जो जगह जो लास्ट में आने वाला है वो वहीं रहेगा, और जो फर्स्ट में आने वाला है वो पहले, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट हम जो बोलते हैं, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, वो सब एक उसकी पर्टिकुलर जगह होती है। लेकिन अगर हम उनकी प्लेसेस को इन्वर्ट कर दें, यानी कि बदल दें, अदला बदली कर दें उनकी पोजिशंस की, नाउ ये क्यों? जस्ट फॉर पोएटिक इफेक्ट। तो यहाँ पर हमें एनास्ट्रोफे जो है वो देखने को मिलेगा। इसके एग्जाम्पल की बात की जाए तो आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं, एंड व्हेन मैच्योरर एज ही सीज। अब देखिए एक्चुअली हम क्या करते हैं, ही यानी कि एक सब्जेक्ट है। अब ये चीज़ें हमारे कहाँ होती है, स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस में वो सब्जेक्ट आना चाहिए, यानी कि ही सीज अ मैच्योरर एज। यहाँ हम लिख सकते हैं एंड व्हेन ही सीज अ मैच्योरर एज। अगर हम एंड और व्हेन का भी यूज़ करें तो क्या होगा सेंटेंस, एंड व्हेन ही सीज मैच्योरर एज, तो दिस विल बी द करेक्ट सेंटेंस। लेकिन यहाँ पर इन्वर्ट की गई जगह अदला बदली कर दी है, रिप्लेस कर दी गई है जगह, यानी कि मैच्योरर एज को उस तरफ ले लिया और ही सीज को पीछे डाल दिया। तो ऐसा करने से होगा क्या, जस्ट एक पोएटिक इफेक्ट देने के लिए जो कवि है वो इस प्रकार सेंटेंसेस के अंदर छेड़छाड़ करते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा कि वर्ड्स का क्या हो रहा है, इन्वर्जन हो रहा है। एक सेंटेंस का जो कंस्ट्रक्शन ऑफ सेंटेंस जो होता है प्रॉपर, उसमें सेंटेंस के अंदर वर्ड्स को अदला बदली कर दी जाए, तो उस केस के अंदर हमें जो फिगर ऑफ स्पीच देखने को मिलता है वो होता है एनास्ट्रोफे। और यहाँ पर जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं अपने, व्हेन मैच्योरर एज ही सीज, यहाँ पर जो है ऑर्डर जो है वर्ड्स का वो चेंज किया गया है। तो ऑर्डर चेंज करने से पोएटिक इफेक्ट क्रिएट होता है, और यहाँ पर हमें जो फिगर ऑफ स्पीच मिलेगा वो है एनास्ट्रोफे। और होपफुली आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अब हम मिलते हैं जल्द ही अपने अगले वीडियो में, जो रिमेनिंग फिगर ऑफ स्पीच हैं उनके एक नए वीडियो के साथ। टिल देन, गुड बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।